कब क्लास खत्म हुई है दूसरी, जिसको पानी वानी पीना था पी लिया, नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली, सीरियस हो जाया करो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? फोटोसिंथेसिस किसने बना लिया है? कोई है जिसने असाइनमेंट बनाया अभी तक? बैठो, सब लोग बैठो पहले। किसने किसने पूरा बना लिया? कंप्लीट? सिर्फ दो तीन लोग। पूरा नहीं बनाया तो फिर बनाया क्यों? आधा क्यों बनाना है तुम्हें? तुम लोग पता नहीं नींद क्यों आती है तुम्हें, अगर तुम्हारा असाइनमेंट नहीं बनाया तो। तुम सीरियस नहीं हो तो सिलेक्ट कैसे हो गए? खाली बातें बनाने से? नालायक कहीं के। असाइनमेंट बनाओगे कब भाई? क्या प्लान है? तू भाई, मैं बात कर रहा हूं, उधर बात कर रहा है। पीछे बैठ, अंदर हो, उसको बिठाओ पीछे। क्लियर रखो अपने दिमाग में, असाइनमेंट बनाना चालू कर दो। कुछ याद नहीं रहेगा नहीं तो एग्जाम तक। कल जिसको डाउट पूछना होगा करना होगा, कल तक बना लो एक बार उसके। ठीक है? क्लियर? और टाइम निकालो इन चीजों के लिए। खाली क्लास करके घर चले जाते हैं। चैप्टर चालू कर रहे हैं दूसरा। ठीक है? रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं। क्लियर? प्लीज अपने असाइनमेंट्स पूरे बनाओ, कुछ भी हो जाए। चांसेस हैं आपका बायोमोलिक्यूल शायद मैं करा रहा हूँ। कोई वाव नहीं। नहीं मानेगा? फिर शुरू हो गया। हाँ, ठीक है। पर पहले अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, पीजीआर पढ़ेंगे, एनाटॉमी उसके बाद ही कर पाएंगे। पहले वाला सीक्वेंस खत्म करेंगे उसके बाद। एमडी सर जब आएंगे पहले एनिमल किंगडम कराएंगे, फिर 12 चालू करेंगे। ठीक है? एमडी सर नेक्स्ट मंथ में आना चाहिए उनको, पर अभी उनकी ज्यादा सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है? हाँ। तो उनसे मेरी कल रात में बात हुई काफी देर तक। तो ट्राई ये है कि चांसेस है कि आपके वाले बैच में बायोमोलिक्यूल मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है? जो बहुत खराब चीज है। करवा रहे हैं, चलो कोई नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट। सबसे पहले टॉपिक्स लिखो, टॉपिक नोट करो जल्दी। टॉपिक लिखो जल्दी। कॉपी कहां भाई तेरी? जल्दी जल्दी। बेटा तुझे यहां दिखता होगा, यहां आगे बैठ। यहाँ पे उधर हो जा बच्चे, यहाँ पे बैठ। तू कहां से आ रहा भाई? कॉपी निकाल, टॉपिक लिख जल्दी से। इस साइड बैठ बच्चे, इधर बैठ, इधर। यहाँ पे बैठ, कम से कम सामने दिखे तो सही, कुछ बताऊं। छुप के पिल पेल के पीछे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ खाने को लाया है। छुपा के खाएंगे हैं? टॉपिक लिख लो। इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, ईटीएस। एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एटीपी बैलेंस शीट है, एम्फिबोलिक पाथवे, आरक्यू। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन की संख्या कुछ फिक्स नहीं है। एनटीए कहीं से कितने भी क्वेश्चन दे सकता है, उनको खुद नहीं पता। बैठ जा भाई, बैठ जा। एनटीए को खुद नहीं पता कहां से क्या देना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग फिक्स नहीं होते, पर 2 से 3 तो आएंगे। ठीक है? क्वेश्चन इजी आया ठीक है, अगर उसने लाइनें उठा के दी तो दिक्कत फंसेगी, क्योंकि लाइनें समझ नहीं आती। ठीक है? क्लियर? लाइनें आसानी से समझ नहीं आती, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे इसे। ठीक? सब लोग एनसीईआरटी लेके आए करेंगे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसकी लाइनें कुछ कुछ मैं यहीं क्लास में भी पढ़ाऊंगा साथ के साथ, तो एनसीईआरटी लाया करें इसकी। ठीक है? लिख लिया टॉपिक सबने?
चलिए, हाँ बेटा, आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वोशंट, आरक्यू जो है उसको कह रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, क्लियर। चलिए चालू करेंगे। सबसे पहले जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बोर्ड पे ध्यान दें और सुने सिर्फ सब लोग, ताकि उस हिसाब से हम लोग चीजें पढ़ सके। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, जो मैं बोलूंगा उसको सुनेंगे, फिर उसके हिसाब से पहला पेज एनसीईआरटी रीड करेंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। पहला पेज और अगले पेज का फर्स्ट हाफ उसने कहां लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ सुनेंगे 2 मिनट। पूरा फोकस मेरी तरफ भाई, इधर ध्यान रख। सुनो सब लोग बेटा, प्लीज सीरियस रहो, नहीं तो चैप्टर्स में आपको दिक्कत आने वाली है, इसमें तो खासकर क्योंकि मैं बिना बायोमोलिक्यूल के पढ़ा रहा हूं, दिक्कत फंसेगी थोड़ी बहुत। तो ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहले सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने पूछा है क्या सारे ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग कैसे करिए सिर्फ सुनो पहले। एनसीईआरटी ने स्टार्ट कैसे किया चैप्टर को, एनसीईआरटी ने कहा है क्या सारे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। एनसीईआरटी ने कहा है कि ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसने रिलेट किया ऑक्सीजन से। ब्रीदिंग कहीं ना कहीं सारे ऑर्गेनिज्म में किससे रिलेट है, ऑक्सीजन से। सही है, ऑक्सीजन के लिए हम ब्रीद करते हैं। तो एनसीईआरटी ने पूछा क्या प्लांट भी ब्रीद करते हैं, नहीं, प्लांट ब्रीद नहीं करते, पर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ब्रीदिंग प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजन को लाने का, प्लांट ब्रीद नहीं करते। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं गैसेस एक्सचेंज के थ्रू, पर क्या नहीं करते, ब्रीद नहीं करते। हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है कहां, लंग्स में। सही है, हमारे अंदर जो काम लंग्स में हो रहा है, उसमें प्लांट में वो काम उसकी सतह पर हो रहा है। समझ आ रहा है। तो उसने लंग्स ने क्या किया है, लंग्स ने एग्जैक्टली लंग्स हैं कि अगर आप देख सको, जो काम हम लीफ में कर रहे हैं वो गैसेस एक्सचेंज का, वो काम लंग्स कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक ऐसा ऑर्गन बना दिया है जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ताकि बड़े अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो सके। लंग्स को हमें ऐसे देखना है। सही है, एक ऐसी जगह जहां पर गैसेस एक्सचेंज बहुत बड़े अमाउंट में हो सके। मेन चीज क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो सवाल यह है कि क्या प्लांट ब्रीद करते हैं, नहीं, पर प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके। अब ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों। ऑक्सीजन चाहिए मुझे एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो एनर्जी बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो 3 पॉइंट है यहां पर, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एनर्जी। एनर्जी बॉडी के सारे प्रोसेस के लिए चाहिए, चाहे डाइजेशन ऑफ फूड हो। डाइजेशन ऑफ फूड में मेनली कहां चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। मुझे नर्व कंडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर आपको याद हो, मायोसिन हेड, वहां पर एटीपी चाहिए। तो आपको यह समझना है कि लाइफ के सारे प्रोसेस के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लाइफ के सारे प्रोसेस के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो लाइफ के सारे प्रोसेस के लिए हमें ऊर्जा की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कहां से आती है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आती है। कहां से एनर्जी आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आती है। ये बात समझ में आ गई सबको, ये वाली बात क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि यार ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एनर्जी बनाता है। फूड होता क्या है, फूड कार्बन का कंपाउंड होता है। सबसे पहले फूड क्या होता है, कार्बन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, क्लियर। तो फूड कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसकी हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनो। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक सेल, जिसके अंदर फूड खुद से बनता है। हेट्रोट्रॉफिक सेल, जिसके अंदर खाना बाहर से आता है। हम यहां पर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम इस चैप्टर को सेल के लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ये वो चैप्टर है जहां पर हम प्लांट्स की कुछ बात ही नहीं कर रहे। नाम इसका रेस्पिरेशन इन प्लांट है। इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि सेल 2 प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक सेल है, एक हेट्रोट्रॉफिक सेल है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार का है। सब सुन लो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्लांट को देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट खुद एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, पर प्लांट के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल लीफ का सेल जो ऑटोट्रॉफिक सेल है, एक सेल रूट का सेल जो क्या है,
हेट्रोट्रॉफिक सेल है। आपको समझना पड़ेगा, ऑटोट्रॉफिक सेल वो होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक सेल को सुपरफिशियल लेयर में होना चाहिए, क्योंकि उस पर लाइट पड़े। समझ पा रहे हो? क्या पड़े? लाइट पड़े। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो आपको क्या क्या समझना है, देखो मैं फिर रिपीट करूंगा, चीजें लिंक करो ताकि लिखने में समझ में आए। सबसे पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन। ब्रीदिंग इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलेटेड विद एनर्जी। ऑक्सीजन इज रिलेटेड विद एनर्जी। एनर्जी सारे लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए। एनर्जी आती कहां से है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। कहां से आती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए मुझे खाना चाहिए। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सारे सेल, सारे के सारे लिविंग सेल एटीपी बनाते हैं। ट्रू फॉल्स? कोई ऐसा सेल ही नहीं है जो एटीपी ना बनाता हो। कोई भी एक सेल नहीं है जो एटीपी ना बनाए। इवन आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एटीपी ग्लाइकोलिसिस से बनती है। समझो इस बात को। तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ऐसा कोई सेल नहीं है जो लिविंग है और उसमें एटीपी ना बनता हो। समझ में आ रहा है? एटीपी ना बनने वाला सिर्फ वायरस है, जो सेल नहीं है खुद से। वायरस भी सेल के अंदर दो रीजन से आता है। पहला, उसको क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए प्रोटीन बनवाने के लिए। सही है? राइबोसोम चाहिए क्या बनवाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। दूसरा, उस सेल की एटीपी चाहिए। क्लियर है? तो एटीपी हर एक सेल में बनती है, एनर्जी सारे सेल में बनती है, रेस्पिरेशन सारे सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस कुछ ही सेल में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रोसेस यूनिवर्सल है, दैट इज रेस्पिरेशन। दैट इज रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है? रेस्पिरेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है। समझ लो इस बात को। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि सेल दो प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक सेल है और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक सेल है। ऑटोट्रॉफिक सेल वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉफिक सेल वो होता है जो बाहर से खाना लेता है। प्लांट के अंदर दोनों तरह के सेल्स मिलते हैं, पर प्लांट के ऑटोट्रॉफिक सेल इतना सारा खाना बना लेते हैं, उसको उदाहरण से समझते हैं। यदि मान लो प्लांट के सेल ने 100 ग्लूकोज बनाए, उस 100 ग्लूकोज में से 20 ग्लूकोज खुद खाएगा, खुद की क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। 20 से 30 हो सकता है रूट को भेज दे, बाकी बचा हुआ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर सकता है। तो जो ऑटोट्रॉफिक सेल है प्लांट का, इतना सारा खाना बना देता है कि नेचर पूरी पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म सब उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कि चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड बाय प्लांट। सोचो, हर्बीवोर डायरेक्टली घास खाता है, कार्निवोर ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो उसने घास खाई होगी। आपकी बॉडी में कोई भी एक ऐसा सेल नहीं है जो किसी दूसरे के खाने पे निर्भर ना हो। आपकी बॉडी में सेल में जो ग्लूकोज जाता है वो कभी ना कभी किसी प्लांट ने फिक्स किया था। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमारी बॉडी के सारे सेल ग्लूकोज यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल के अंदर अरेंजमेंट होनी चाहिए कि ग्लूकोज एंटर करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपके सेल के जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें से ग्लूकोज को अगर पार ले जाना है तो ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा सेल वाले चैप्टर में, पोलर मॉलिक्यूल के लिए आपको ग्लूकोज के चैनल चाहिए। तो आपकी बॉडी के सारे सेल या मोस्ट ऑफ द सेल या सारे ही सेल, उनमें ग्लूकोज के चैनल होने कंपलसरी है, नहीं तो ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। जो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसा आर पार चला जाता है, पर जो पोलर मॉलिक्यूल है जैसे सोडियम, ग्लूकोज, इनके लिए मुझे क्या चाहिए? चैनल चाहिए। तो अगर आपको ग्लूकोज बाहर से अंदर लाना है तो आपको 100% किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई भी एक हेट्रोट्रॉफिक सेल है, पर वो खाना कैसे लेता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से। समझ में आ रहा है? हम ये बात समझ में आ रहा है? एनिमल सेल बाहर से खाना ले रहा है, उसके अलावा हर्बीवोर है चाहे कार्निवोर है, सभी कोई किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। तो एनसीईआरटी कहती है प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो खुद खाना बनाते हैं। प्लांट्स वर्ड में, मेरी बात सुनो, सिर्फ प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को अलग से लिया जाता है, प्लांट्स मतलब अलग मान लिया जाता है क्योंकि क्लासिफिकेशन है वो। लेकिन जब हम प्लांट वर्ड यूज करते हैं तो उसमें पूरा प्लांट किंगडम आता है, और एल्गी वर्ड में पहले 3 ग्रुप इंक्लूड माने जाते हैं। किसके? प्रोटिस्टा के। तो प्लांट वर्ड का मतलब प्लांट किंगडम तो है ही, उसके साथ पहले 3 ग्रुप, डाइनो, डाइएटम, यूग्लिनोइड्स, वो प्लस साइनोबैक्टीरिया।
क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। हम कीमो की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक की। यस, फोटो ऑटोट्रॉफिक की, वही जो पानी को तोड़ते हैं। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, सारी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, यही है एनसीईआरटी में, यही पढ़नी है। पहला, ब्रीदिंग ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन ऊर्जा बनाती है, एनर्जी बनाती है। एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बनती है। सेल दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। प्लांट के अंदर दोनों तरह के सेल होते हैं। ऑटोट्रॉफिक सेल को सुपरफिशियल लेयर में होना चाहिए। इसीलिए जब आप डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ोगे एनाटॉमी में, तो वहां यह पढ़ाया जाएगा कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सही है? कॉलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लगे रहते हैं। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सुपरफिशियल लेयर में लगाना है। उसके बाद हमने बोला है, चाहे चाहे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हो चाहे हेट्रोट्रॉफिक हो, चाहे सेल ऑटोट्रॉफिक हो चाहे हेट्रोट्रॉफिक हो, सभी के अंदर रेस्पिरेशन होगी और एटीपी बनेगी। क्लियर है? हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे, हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या हम ये बात लिख सकते हैं? ब्रीदिंग, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज टू मेक एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी रिक्वायर फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। फूड ऑर्गेनिक होता है, इसका मतलब उसमें किसकी चेन होगी? कार्बन की चेन। कार्बन की चेन के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बन स्केलेटन, और उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैसा होगा? स्टेप वाइज। और उसमें क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सही है? क्लियर? टू सिंथेसाइज एटीपी। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं, चाहे उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही हो चाहे ना हो रही हो। नोट करिए जल्दी। लिख लिया? जल्दी करिए। डन है? वर्कशीट डाल दो, फोटोसिंथेसिस की करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है 60। ठीक है, प्लीज करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसको जब भी आपको डाउट लगे, चैप्टर भूल गए और रिवाइज करो, है ना? खाली आप वो रिवाइज करोगे तो भी मतलब 80% चैप्टर रिवाइज हो जाया करेगा। ठीक है, टारगेट रखो, ये जो आपकी 7 8 10 दिन की छुट्टी है, उसमें पूरा आपको 11th रिवाइज करना है। और प्लीज उल्टे सीधे प्लान मत बनाना कि मैं इतना ज्यादा रिवाइज कर दूंगा कि 100% हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम पहले दिन में 2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज करोगे नहीं तो। प्लान वो बनाओ जो बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 4 चैप्टर करने हैं तो करने हैं, टाइम कम लगाना है, जल्दी जल्दी करना है। समझ में आ रहा है? परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसे परफेक्ट कहते हैं, झूठ है वो। औरों से बेटर होगा बस। क्या चीज है भाई? समझ में आ रहा है? जिनका 720 भी आता उसको सब नहीं आता, ये चीज दिमाग में बैठाओ।
तो प्लान वैसे बनाना कि एक दिन में 4 चैप्टर करना है, 4 घंटे में फिजिक्स का वो चैप्टर करना है तो करना है। क्लियर? सही है। नहीं तो 2 दिन तक तुम फिजिक्स का एक चैप्टर करके वो भी बेसिक मैथ अपना स्ट्रांग बना रहे होगे बेसिक, तो फिर इस साल नहीं आ रहा एग्जाम आपका, फिर अगले साल आएगा। समझ लो, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। उल्टे सीधे प्लान ना बनाना। दूसरा, फेस्टिवल नहीं है आपके लिए, आप छठ नहीं घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी पेरेंट्स को बता दो, गुस्सा करके नहीं, आराम से, कि मैं पढ़ाई पे टाइम दूंगा और उस चीज को मैनेज करो। ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा घर वाले आपसे कि आप आओगे कोई काम करोगे। आप अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो उनके वैसे भी किसी काम के नहीं हो, ध्यान रख लो। मैं वो भगा देंगे घर से आपको। आप समझो ध्यान से, आपने एक अच्छा खासा पैसा फीस में लगाया है, साल लगाया है, आपने एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है। सबके पेरेंट्स बार बार चांस नहीं देंगे, और जब भी कोई चांस मिले अपना मैक्सिमम दे दो। सिलेक्ट हुए नहीं हुए एक अलग चीज है, ये सही गलत की बात नहीं है। बात यह है कि आपको तैयारी करना इस साल नहीं आया तो अगले साल कैसे आ जाएगा। सबसे जरूरी है तैयारी करना सीख लो, आखिरी में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। क्लियर बोल रहा हूं मैं बेटा एक बार, ठीक है? और आपके पेरेंट्स के अलावा और अगल बगल में किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना आपके दोस्त को फर्क पड़ता है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा 10 दिन में, ना किसी को फर्क पड़ता है। क्लियर? और हमारे लिए तो खासकर बेटा, जो बच्चे, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, जो कोचिंग है या कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म होता है, उनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, ठीक है? जो एक रोल नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। आप समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए वैल्यू रखते हो और किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हो। जो साथ में रह रहा है दोस्त दोस्त से कोई काम नहीं आएगा। काम आने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वार्थी, भाई उसकी अपनी लाइफ, वो अपनी जिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। प्लीज प्लान ठीक बनाना, उल्टे सीधे मत बनाना, ठीक है? कि एक दिन हमने 16 घंटे पढ़ा, अगले दिन पूरा वेस्ट पढ़ा। बैलेंस बनाओ, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पर उतनी पढ़ाई करो। क्लियर? उससे दो चीज से बचोगे। पहला, 10 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा तो दिमाग इतना ब्लॉक हो जाएगा, अगले 20 दिन कुछ समझ नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना। 10 दिन ठीक पढ़ जाओगे तो अगले दिन आपको रहेगी कि नहीं, मेरी तैयारी ठीक चल रही है, अब मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है? ये पहला फेज, मतलब पहला फेज है जो सबसे मुश्किल आएगा। अब इसके बाद से जब 12th चालू होने लगेगी तो तेज चलती है 12th। 11th रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसके बाद फिर आप 12th के बाद ही रिवाइज करोगे 11th। 12th के साथ 11th रिवाइज नहीं होगी। अपने प्लान बना लो, दीवार पे चिपका लो, कहीं चिपका लो, फॉलो करो उसे। और उस प्लान को दीवार पे चिपकाने के बाद जो नजरें छुपा लेते हैं ना, उससे कुछ दिन के बाद उधर देखते ही नहीं है, कि जैसे उधर दीवार ही नहीं है। वो मुझे पता है सारा, उधर देखना ही बंद कर देते हैं। नहीं नहीं तो वो सवाल पूछेगा ना, ये प्लान बनाया था, ये चिपकाया था। नहीं पूछेगा? पूछेगा वो आपसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ठीक है? अभी कोई ऐसा नहीं है जो रेस से बाहर है। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोच लो ना, आपको डेली यहां से क्लास करने के बाद 4 से 5 घंटे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। वो तब जब आप अपने एक्सट्रीम लगा देते हो। अगर 10 दिन में आप 8 घंटे पढ़ोगे तो 80 घंटे होते हैं। 80 घंटे में सब रिवाइज हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा, नजर के सामने से चला जाएगा। जरूरी नहीं है मुझे परफेक्शन लानी है। क्लियर? प्लान ऐसे करना है फिजिक्स में, नोट कर लो, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये वीक टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को हल्का रिवाइज करके सिर्फ क्वेश्चन बनाने, वीक टॉपिक को भी रिवाइज करके क्वेश्चन बनाने। समझ में आ रहा है? ऐसे बायो में देख लो, सेल आता है तो क्यों कर रहे हो बार बार रिवाइज? डायरेक्ट उसके नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ। जो वीक है उस पर ज्यादा समय देना है, ठीक है? मॉर्फो पे आता है तो उसको जरूरी थोड़ी और करना है उसको। क्लियर? हमें इस टॉपिक सिर्फ उतना आना चाहिए जिससे नीट में क्वेश्चन बने, ना कि मुझे उसमें मास्टर बनना है। सही है? क्लियर? अपना दिमाग ठीक रखना बेटा, मैं पहले बता रहा हूं। आ जाओ भाई, 2 प्रकार के सेल है, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज ऑन फूड। यस, खुद का खाना बना रहा है, ठीक है? और ये डिपेंड कर रहा है किस पे? डिपेंड फूड फ्रॉम आउटसाइड। यस, इसका कोई एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक सेल का? मैं सेल की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिज्म की नहीं। इसका एग्जांपल है मेरे पास मीजोफिल सेल। और ये कौन सी लेयर में होते हैं? सुपरफिशियल। कैसी लेयर में होते हैं? सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल मतलब सतह पर होते हैं। आउटसाइड फूड अगर आ रहा है मेरे पास, फ्रॉम आउटसाइड, हेट्रोट्रॉफिक। क्या लिखूंगा इसको? इसका एग्जांपल रूट सेल लिख दूं? तो अगर मैं आपको कहूं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ट्रू है, एंड प्लांट्स हैव बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक सेल्स, ये भी ट्रू है। समझ में आ रहा है? प्लांट ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि खाना बना रहा है खुद के लिए,
पूरे ऑर्गेनिज्म का खाना खुद बना रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सेल्स दोनों है, ये बात भी ट्रू है। क्लियर है, सही है। उसके बाद हमारे पास कौन खाना बनाता है, नोट में लिख रहे हैं यहां पर, साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स। कौन खाना बना रहा है, प्लांट्स। मेक फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। हमारे पास प्लांट में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक सेल दोनों है, बट प्लांट ओवरऑल क्या है, प्लांट्स ओवरऑल क्या है, ऑटोट्रॉफिक। कोई ऐसा प्लांट है जो पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक है, कस्क्यूटा, अमरबेल, ठीक है। कस्क्यूटा में बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसका मतलब वो 100% क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन है। इंसेक्टिवोरस ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। एक्चुअल में क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीफ ग्रीन होती है, वो खुद का खाना बनाते हैं। मेरी बात सुनो सारे, सुन लो, पहले 2 मिनट मेरी बात सुनो। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं, उसका नियम यह है कि जो फूड चेन में स्टार्टिंग में होगा उसकी संख्या, साइज ज्यादा होना चाहिए बाद वाले से। इंसेक्टिवोरस प्लांट फूड चेन में पहले आते हैं, इंसेक्ट फूड चेन में बाद आते हैं। खाने को लेकर प्लांट अगर इंसेक्ट पे निर्भर करेगा तो वो सारे इंसेक्ट खा जाएगा, तब भी उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि फूड चेन में प्लांट पहले आता है। वो इंसेक्ट को सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से खाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, वो सिर्फ किस वजह से खा पाता है, नाइट्रोजन की वजह से खाता है। उसको कोई जरूरत नहीं है और खाने की, उसकी लीफ होती है ग्रीन। जो पैरासिटिक प्लांट है, जो नॉन ग्रीन होते हैं, उसमें भी 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक पार्शियल एक कंप्लीट। जो कंप्लीट पैरासाइट है, मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, उनके सारे सेल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। नहीं तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिनके पास ऑटोट्रॉफिक सेल्स ना हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लांट्स ओवरऑल क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। फंजाई सैप्रोफाइट्स है, कौन सा सेल हो गया, हेट्रोट्रॉफिक। डायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड बाई प्लांट्स, यस। हर्बीवोर डायरेक्टली डिपेंड है, कार्निवोर इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर, क्योंकि वो उनको खाता है जो प्लांट्स को खा रहे हैं। सही है, क्लियर। कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही, और पहला पेज पढ़ो जिन्होंने लिख लिया, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पढ़ो, आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हमने उसको समराइज कर दिया आपके लिए, जल्दी करेंगे बेटा। चलें आगे। चलिए, चलें, चलिए आइए रेस्पिरेशन पे आते हैं।
किसी को अगर रीड करना है, पहला पेज पढ़ लो। एनसीईआरटी है अभी? एनसीईआरटी नाम की चीज है भाई? पहला पेज पढ़ मांग के किसी। फर्स्ट पेज पढ़ो, फर्स्ट पेज पढ़ो। पहला पेज पढ़ो बेटा। इधर रख देना, बीच में भी पढ़ लेगा। है लाए भाई तो एनसीईआरटी? हाँ, और ले आए करो एनसीईआरटी। अभी तूफान उफान भी आ रहा है, हेल्प होगी तुम्हें। बैग में रहेगा, थोड़ा वजन वजन रहेगा, नहीं तो कोई उड़ उड़ आ जाएगा खामा का, है ना? हाँ, ईटा वीटा रख के आया करो बैग में, कोई रास्ते में से उड़ जाए। हाँ, ठीक है। पहला पेज पढ़ो। कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है पूछो, जो बताया वही लिखा हुआ है पहले पेज में। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आप इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ नहीं, यहाँ आगे और आ जाओ, आगे आओ, बता रहा हूँ। इधर आ जाओ, कॉपी ले आओ। बेटा आप इधर आ जाओ, बिठा लो। कोई दिक्कत तो नहीं आगे बैठने से? ठीक है। कोई लाइन एनसीईआरटी की ना समझ आ रही हो, वहां तक पढ़ना, हर्बीवोर कार्निवोर तक। ठीक है? है? पढ़ लिया? कोई वर्ड? क्या चीज? प्लांटी? प्लांट ईट? नहीं, प्लांट क्यों खाएगा? क्या चीज? दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना बेटा, वो इंसेक्ट खा रहा है, वो खाना नहीं खा रहा। मैं बोल तो रहा हूं, वो नाइट्रोजन के लिए खा रहा है उसे। प्लांट, आप समझो ध्यान से, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं फूड चेन के बेसिक प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूं। फूड चेन का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि प्लांट की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए उस पर हर्बीवोर जिंदा है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसेक्ट खाकर प्लांट जिंदा रहे, उसको फोटोसिंथेसिस करनी ही पड़ेगी। ट्रांसलोकेटेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक्चुअल में क्या होता है, लीफ में खाना जो बनता है उसकी ट्रांसलोकेशन करते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कहां ले जाते हैं? रूट पे ले जाते हैं। ठीक है? किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। वाई सुक्रोज? वाई सुक्रोज? सुक्रोज रिएक्ट नहीं करता। कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करनी चाहिए? जो रिएक्ट ना करे। सही है? बोलो, यही करना चाहिए ना। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो फिर क्यों करेंगे? कोई भी चीज स्टोर और ट्रांसपोर्ट उस फॉर्म में करनी चाहिए जो रिएक्ट ना करे। मान लो कोई बम बनाने की फैक्ट्री है, तो बम बना के ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सामान लाता है इनएक्टिव फॉर्म में, फिर वहां बना के फिर उसको फाइनल फॉर्म में बेचता है। ऐसे ही प्लांट सुक्रोज, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। दोनों चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा इनर्ट है, चीजों को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कभी पॉसिबल नहीं है। ब्लड में हम कर रहे हैं अपने लिए बस। आओ भाई आगे चल रहे हैं। पढ़ लिया किसी ने? हाँ भाई, कौन बच्चा बताएगा? मेरे पास दो तीन टर्म है, एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, एक है पार्शियल ऑक्सीडेशन। तीनों अलग है, खासकर पार्शियल और इनकम्प्लीट, ये दोनों सेम है अलग है? क्या है अलग? कैसे है पार्शियल और इनकम्प्लीट, कौन बता रहा है? पार्शियल और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक, और कुछ? कंप्लीट में CO2 और इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट लैक्टिक एसिड।
पार्शियल और इनकम्प्लीट में डिफरेंस चारों में। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां पे आएंगे, ये छोटी छोटी बातें यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पॉइंट। हम लोग रेस्पिरेशन के बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा। हेडिंग डालो, मैं बताऊंगा बेटा अभी कंप्लीट पार्शियल सारा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हमेशा याद रखो कि रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है? कार्बन कंपाउंड का, कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन है, उसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे, क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन सेल में हो सकता है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। सबके सब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। याद सुनो ध्यान से, जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो ऑर्गेनिक हैं, पर सारे ऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। मतलब सारी चीज से आप एनर्जी नहीं बना सकते। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो। ठीक है, दूसरा बेटा, दूसरा क्या है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज प्रोसेस का क्या मतलब होता है? स्टेप वाइज प्रोसेस है टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें स्टेप वाइज जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर स्टेप वाइज नहीं होगा, अगर स्टेप वाइज नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तभी हम पॉसिबल कर पा रहे हैं टू स्टोर एनर्जी इन एटीपी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। आप एटीपी की फॉर्म में एनर्जी तभी स्टोर कर पा रहे हो क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो, मेरे पास ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का होता है। क्या होता है? 6 कार्बन का। इधर देखेंगे सब लोग, इस 6 कार्बन के ग्लूकोज में मेरे पास बहुत सारे OH ग्रुप भी होते हैं। उसके साथ मेरे पास लास्ट में एल्डिहाइड हो सकता है या कुछ भी चीज, अभी एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में तो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस ग्लूकोज की कार्बन जो है जिसपे अल्कोहल ग्रुप है, अगर उसको मैं कीटोन में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं एसिड में, फिर मैं कन्वर्ट कर दूं CO2 में। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यान सुनेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? पहले मैं इसको कीटोन बना रहा हूं, फिर एसिड बना रहा हूं, फिर CO2 बना रहा हूं। अगर मैं इसको एक सिंगल स्टेप में कर दूं ऐसे, सिंगल स्टेप में, ऐसा सिंगल स्टेप में करने को कहते हैं कंबशन। इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन। आप एनर्जी ट्रैप कर ही नहीं पाओगे। आप चीनी लो, ग्लूकोज लो, उसे जला दो, कंबशन है वो। सही, आप एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज करना है। और कैसे चलना है? शुरुआत में कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है और फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन से CO2 बना देना है। समझ आ रहा है? फाइनल प्रोडक्ट में क्या बना देना है? कार्बन से CO2 बना देना है। अब तीनों वर्ड का मतलब समझो। अगर 6 कार्बन से 6 CO2 बन जाए, अगर ग्लूकोज की 6 कार्बन से 6 CO2 बन जाए, उसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये चीज समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ग्लूकोज की 6 कार्बन से 2 CO2 बन जाए और कुछ कार्बन जो है वो इथेनॉल की फॉर्म में रह जाए, पूरी तरह से सारी की सारी कार्बन CO2 ना बनाए, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारे पास कंप्लीट है, तो इस वाली को हम क्या बोलेंगे? इनकंप्लीट। ये वाली ऊपर में हमने क्या लिखा है? कंप्लीट, तो इस वाली को क्या लिखेंगे? इनकंप्लीट। इनकंप्लीट का मतलब होता है कि प्रोसेस पूरा हो गया पर सारी की सारी कार्बन ने CO2 नहीं बनाया, सारी की सारी कार्बन अपनी फुली ऑक्सीडाइज स्टेट में नहीं आई। कार्बन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज स्टेट +4 जो CO2 में आनी चाहिए वो नहीं आई, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनकंप्लीट बोल रहे हैं। तीसरी चीज, अगर मैंने अभी प्रोसेस चालू किया है, ग्लूकोज से मैंने पाइरुवेट बनाया है, ध्यान से सुनेंगे, ग्लूकोज से मैंने पाइरुवेट बनाया, मतलब समझो, अगर मैं ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाता हूं तो ग्लूकोज मान लो ऐसी कार्बन है जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है, मैंने पाइरुवेट बनाया है। पाइरुवेट जो है उस पे एक तो होता है CH3 ग्रुप, ठीक है, एक कार्बन पर कीटोन होता है, दूसरी कार्बन एसिड होती है। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है पर पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से तब मानोगे जब ये CO2 बना दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है
उसमें कोई CO2 नहीं बनती, उसमें सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज होती है। और कैसे होती है? अल्कोहल का कीटोन, समझ में आ रहा है? कोई कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, उसका एसिड, समझ पा रहे हो? तो ऐसी ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्या बोलेंगे? पार्शियल। तीनों ऑक्सीडेशन समझ में आई? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब एक ग्लूकोज से 6 CO2। प्रोसेस पूरा हो जाए, इथेनॉल फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, CO2 ना बने 6, तो क्या बोलोगे? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हुई है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है। क्या ऑक्सीडाइज हुई है? ओनली कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है, पर CO2 नहीं बना। इसको कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। जब आप पार्शियल करोगे उसके बाद हो सकता है कंप्लीट या इनकंप्लीट। तो पहले ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, मतलब हम उसकी कार्बन को या तो कीटोन में कन्वर्ट करते हैं या COH ग्रुप में, फिर उनसे मैं CO2 बनाता हूं। तो पहले पार्शियल चलती है, फिर दो ऑप्शन है, कंप्लीट और इनकंप्लीट। क्लियर है? तीनों वर्ड क्लियर है? पार्शियल, कंप्लीट, इनकंप्लीट। यदि कंप्लीट करूंगा तो कितने बनेंगे? 6 CO2। इनकंप्लीट करूंगा तो 6 CO2 नहीं बनेंगे, कम भी बन सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? और अगर ग्लाइकोलिसिस में देखो, ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 नहीं बनी, तो हम ये भी तो कह सकते थे ऑक्सीडेशन नहीं हुई। हम क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हुई? कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है, अल्कोहल कीटोन में बदल गया, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। समझ में आ रहा है? बोलो। और ऐसे एसिड जिनके COH के बगल में कीटोन लगा हो, इन्हें कहते हैं अल्फा कीटो एसिड्स। पहली कार्बन से दूसरी कार्बन अल्फा होती है, ठीक है? तो अल्फा पर कीटोन लगा हुआ है, तो क्या पढ़ोगे इसे? अल्फा कीटो एसिड। इसके पर NH2 लगा दूं, इसी पर NH2 लगा दूं, तो जो अमीनो एसिड बनेगा अल्फा अमीनो एसिड। तो सारे नेचर में अमीनो एसिड किनसे बनते हैं? अल्फा कीटो एसिड से। इसीलिए आपकी बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब अल्फा अमीनो एसिड हैं, बिकॉज वो किससे बने थे? अल्फा कीटो एसिड। व्हाट इज अल्फा कीटो एसिड? COH कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस देंगे नोमेनक्लेचर में? तो पहली कार्बन अल्फा, दूसरी कार्बन बीटा। एक वर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर, गामा ब्यूटायरिक एसिड। गामा ब्यूटायरिक एसिड। अब आप स्ट्रक्चर सोचो, ब्यूटायरिक वर्ड 4 कार्बन, ठीक है? तो इस वाली कार्बन पर COH ग्रुप है, तो इसको 1 काउंट करेंगे। अल्फा बीटा गामा, गामा पर क्या होगा? अमीनो एसिड लगा दो, चाहे ये गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा। तो गामा पर अमीनो और 4 कार्बन का ब्यूटायरिक एसिड। बच्चे सारा रट नहीं सकते, जब तक स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे, चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप परेशान रहोगे। और मैं क्लियर बता देता हूं, पहली बात तो मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, स्ट्रगल है वहां। वहां पहुंचने के बाद ज्यादा स्ट्रगल दो चीज में, एनाटॉमी समझने की कोशिश करी तो ठीक, नहीं समझ आई तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कहां कौन सी नर्व जा रही है। दूसरा, बायोकेमिस्ट्री बहुत दुख देती है। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाते वहां पर, वहां पे पढ़ाते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब होता है कि ये एंजाइम नहीं है तो क्या बीमारी होगी। पर आपको 11-12 से ये पता होना चाहिए कि वो एंजाइम क्या काम कर रहा है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस का। समझ में आ रहा है? और वो तभी पॉसिबल है जब आपको स्ट्रक्चर समझ आते हो। ये चैप्टर एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं इसको सिर्फ नाम से पढ़ाऊंगा तो ये समझ नहीं आएगा। क्यों? अगर आप सोचो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना स्ट्रक्चर के पढ़ा दूं, कुछ याद नहीं होगा। समझ आ रहा है? इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आ सकती है अगर आप सिर्फ क्या पढ़ो, सिर्फ नाम से पढ़ो। तो कुछ कुछ जगह हम स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, वो आपको मैं कंफर्टेबल रहेगा, मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो भाई क्या क्या लिखे रेस्पिरेशन में? पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप वाइज प्रोसेस, तीसरा बेटा, तीसरा ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक क्या होता है? जिसमें ब्रेकडाउन। कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक। सेलुलर है ये? कैसा प्रोसेस है? सेलुलर प्रोसेस है। बच्चे हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो एटीपी बनाता हो। एटीपी हमेशा सेल के अंदर बनती है, इस बात को बहुत ध्यान से सोचो। एटीपी कभी भी सेल के बाहर नहीं बनती। समझ आ रहा है? सेल के बाहर नहीं बनती, बनती ही नहीं है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस है, और क्या बोला हमने?
सेलुलर प्रोसेस है, यस। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्या है? एक्सोथर्मिक, या इसको बोल सकते हैं एक्सर्गोनिक बोलते हैं। और इसमें एंजाइम यूज होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने किसको लेकर लिखे हैं? रेस्पिरेशन को लेकर लिखे हैं। रेस्पिरेशन क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन। कैसा ऑक्सीडेशन है? स्टेप वाइज। कैसा है? स्टेप वाइज। एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? एटीपी की फॉर्म में, यस। कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक। चीजें टूट रही हैं, चीजें क्या हैं? टूटने की तरफ जा रही हैं, टूट रही हैं, सही है। कैसा प्रोसेस है? सेलुलर। किसके अंदर होगा? सेल के अंदर होगा। एक्सोथर्मिक है ना? अकर इनसाइड सेल। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो एटीपी नहीं बना पाओगे। और कैसा प्रोसेस है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर रखना, या तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या CO2 बन रही होगी। CO2 तब बनेगी जब वो कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीड। और नियम क्या है, सुन लो ध्यान से। कोई भी कार्बन तब तक CO2 नहीं बनाएगी जब तक वो COH में कन्वर्ट ना हो जाए। आप खुद सोचो इस बात को। कार्बन धीरे धीरे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो कार्बन की कम ऑक्सीडाइज फॉर्म अल्कोहल, थोड़ी ज्यादा कीटोन, और ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा CO2। डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, ये ग्रुप है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है? 3। अगर मैं चारों ही ऑक्सीजन के साथ कर दूं तो CO2। क्लियर है ना? तो बिना COH के जल्दी से CO2 बनेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। बनाइए। कंबशन, ब्लास्ट और रेस्पिरेशन में एक ही चीज कॉमन है, तीनों ऑक्सीडेशन है। फर्क सिर्फ स्पीड का है। कंबशन, आप आग लगाओ, तेज प्रोसेस है। ब्लास्ट क्या है? बहुत कम समय में हुआ हुआ कंबशन, ठीक है। सिलेंडर 30 दिन खाना बनाते हैं, एक दिन आग लगा दो, ब्लास्ट हो जाएगा। समझ लो इस बात को, समझ आ रहा है? और रेस्पिरेशन उससे भी स्लो है कंबशन से। सबसे फास्ट है ब्लास्ट, कंबशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, कंप्लीट, इनकंप्लीट, पार्शियल के लिए रखेंगे। ये वाला पार्शियल है। ग्लाइकोलिसिस में कभी कोई CO2 नहीं बनती, सिर्फ क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लिख लिया बेटा? लिख ले, जल्दी बताओ।
चल रहे हैं आगे। चलें, ठीक है। जल्दी जिन्होंने पढ़ लो, रीड कर लो, कुछ कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो, है ना। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक होता है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है। यस, क्लियर है ना। एक डिफरेंस है ये। चलें आगे, जल्दी करो यार, बहुत धीरे लिखोगे तुम लोग। आ जाओ आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? हाँ बेटा, कौन पूछ रहा है? हाँ, चलें, आ जाओ। अब हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वक्त ये, मैं आपसे एक दो चीजें बता रहा हूं, हेडिंग डालो, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवे। इनको थोड़ा सा समझाना जरूरी है, नहीं तो इनके बिना चीजें समझ नहीं आती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि पहले लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा देते थे, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी लिविंग वर्ल्ड में टॉपिक नहीं गया और बायोमोलिक्यूल में से भी हटा दिया गया टॉपिक। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? जो भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। कैटाबॉलिक, जिसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। जिसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैटाबॉलिक है एनाबॉलिक है? तो ब्रेक डाउन को हो रहा है हमारे पास, और अगर सिंथेसिस हो रही है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं। किसी भी चीज की सिंथेसिस हो रही है उसको एनाबॉलिक कहते हैं, और ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी चीज का तो उसको क्या बोल रहे हैं? कैटाबॉलिक बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की। अब सुनेंगे सब लोग, ग्लाइकोजन बनना ग्लूकोज से एनाबॉलिक होगा। समझ में आ रहा है? बोलो, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनेगा ना, तो किस में आएगा? एनाबॉलिक में आएगा। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक आपको हार्मोन के उस टॉपिक में हेल्प करेगा। अब आ जाओ, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? हमारे पास व्हेन वी लिंक वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, और उसको कैसे लिंक करते हैं? वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सच अ मैनर कि एक का रिएक्ट प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट हो। कैसे रिएक्ट उसको कर रहे हैं? कि प्रोडक्ट ऑफ वन, कैसे जोड़ रहे हैं उसको? प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन क्या है? सबस्ट्रेट फॉर अदर, दूसरे के लिए क्या हो? सबस्ट्रेट हो। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ध्यान से देखो, मान लो मैंने ए से बनाया, ए सबस्ट्रेट है, उससे बनाया बी, बी प्रोडक्ट है। अब ये मेरे पास एंजाइम E1 है, अब बी से मैंने सी बना दिया, तो ये मेरे पास E2 है। तो E2 के लिए ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? जब मैं ऐसे रिएक्शंस आपस में जोड़ देता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। मेरी बात समझो ध्यान से। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है, ध्यान सुनेंगे, अरे सुन लो, पहले सुन लो, आप लोग को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो आगे दिक्कत आने वाली है। सुनो पहले, सबसे पहले हर केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर बिना एंजाइम के नहीं हो सकता, एंजाइम चाहिए। सारे उन केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के हैं, या तो कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है। सही है? जब हम केमिकल रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो
उसके हिसाब से हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे बनता है। जोड़ने के लिए क्या नियम है कि एक का प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, मान लो 4 एंजाइम, 5 एंजाइम, 10 एंजाइम। एक और चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो जब इस के को रिएक्ट कराते हो तो प्रोडक्ट P1 प्लस P2 दो बन सकता है। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। ऐसा होता है ऑर्गेनिक में, मन पढ़ते हो। एंजाइम में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो बी और क्यू बन जाएगा तो क्यू का क्या करूंगा, मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए। एंजाइम की एक खास बात होती है, वो रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बनाता है ना, उसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ता, वो एक ही बनाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, जब तक एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगला रिएक्शन चलेगा नहीं ना। मेरी बात समझो ध्यान से। आप 4 लोग खड़े हैं, इसने इसको सामान दिया, उसने आगे दिया। अगर ये वाला सामान देने में गलती करेगा, इसको देने की बजाय कहीं और रख देगा, तो चीजें आगे नहीं चलेंगी ना। और दूसरा, सेल के अंदर कोई आदमी थोड़ी बैठा रिएक्शन कराने के लिए। सेल के अंदर ना कोई इस चीज को लेके कंट्रोल करना है। ये चीजें चलती हैं फ्लक्स पे। फ्लक्स क्या होता है, चीजों की मूवमेंट। चीजों की मूवमेंट नेचुरल चलती है नीड बेस पे। तो हमें इतने सारे रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन नहीं है, साइटोप्लाज्म में 2000 रिएक्शन हो रहे हैं, और वो 2000 रिएक्शन कंट्रोल वे में चल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली नीड क्या है कि जो एंजाइम है हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, वो दो नहीं बना सकता। दूसरा, ये जरूर हो सकता है कि वो दोनों डायरेक्शन में यूज हो सके। मतलब अगर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो उधर चला जाएगा, और ये वाला ज्यादा हो जाए तो इधर आएगा। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको समझो, अगर जिसको समझ आ गई बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ए से आपने बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से डी बनाया। अगर मैं इसमें ए को शुरुआत करता हूं 100 से, ये सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद डी कितना होगा, इक्विलिब्रियम ले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो। .1 इक्विलिब्रियम ले आते हैं, सब 25 हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये सब 25 हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सारे रिवर्सिबल है, बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ध्यान सुनो, अगर मेरी बात सुनो, ये सारे रिवर्सिबल लगा दिए, ये बात समझ में आ रही है। अब रिएक्शन आगे कैसे चलाऊंगा, ना तो ये आगे जा रहा है ना बैकवर्ड जा रहा है, रुक गया ना। इक्विलिब्रियम का मतलब रुकना नहीं होता, कन्वर्ट हो रहा है, पर नेट जीरो दिख रहा है आपको, यही है ना। अरे यही है, हाँ ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाना है, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट हटाने लगूं तो ये सबकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे ही चलता है। जब तक आप कोई प्रोडक्ट हटाने लगते हो फाइनल रिएक्शन में से, तब तक वो फॉरवर्ड आता ही नहीं है। समझ आया? बोलो। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपस में जुड़ के मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे दो तरह का होता है, एक सीधा होता है लीनियर, और एक साइक्लिक होता है। मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। एक दो इरिवर्सिबल भी होते हैं, पर बहुत सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अगर आपको किसी मेटाबॉलिक पाथवे को डायरेक्शन देनी है, उसका एक तरीका होता है, या तो उसका एक आध रिएक्शन क्या कर दो, ये वाला कर दो, इधर कर दो, तो ये वापसी जाएगा नहीं आसानी से। एक बार ये बन गया तो आसानी से नहीं जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, जो बेस्ट तरीका काम करता है, आप प्रोडक्ट इसको कहीं निकालने लगो, अपने आप डायरेक्शन आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? सेम रिएक्शन दोनों डायरेक्शन। मेरी बात समझो, इस बात को सोचो ध्यान से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये घर है, ये रोड है, यहां से स्कूल जाना है। ठीक है, जब इस रोड से स्कूल जा सकते हैं तो इससे आ भी तो सकते हैं। कि जाने की अलग बनाऊं, वो तो स्पीड के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही रोड रखते हैं। या इसका एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, शायद आपने ये स्टोरी सुनी है, वो बिल्ली वाली। डार्विन या कोई भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन मान लेते हैं, तो न्यूटन के घर पे बिल्ली थी। ठीक है, बिल्ली के आने जाने के लिए गेट बना रखा है, नीचे से आती थी वो। ठीक है, जब बिल्ली ने बच्चा दिया तो उसने उसको बुलाया बढ़ई को, उससे बोला एक और गेट बनाओ बगल में बच्चे के लिए। ठीक है, सही बात है ये? मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जब बिल्ली उतनी बड़ी है उस गेट से आ जाएगी तो बच्चा भी आ जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, नेचर में सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, नेचर प्रिपेयर है इसको दोनों दिशा में यूज करना है। समझो, दोनों डायरेक्शन में यूज करना है। जब मैं इसको इस डायरेक्शन में यूज करूंगा तो एनर्जी बन रही होगी, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़े। साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस पड़े हुए हैं, उनको यूज करते हैं नीड के हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि जब मैं आपको एक लाइन बोलूंगा उसका मतलब समझना। रेस्पिरेशन सुन लो भाई। अरे यार बात करेंगे बिल्ली की बात में, सुनो। आधों को समझ ही नहीं आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। सुनो, हम ये कह रहे हैं कि जो एक रोड है अगर वो जाने के लिए यूज हो सकती तो आने के लिए भी यूज हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज है। तो एनसीईआरटी एक बात बोलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक है, रेस्पिरेटरी पाथवेज आर एम्फीबॉलिक। इसका मतलब इन रिएक्शंस को आप दोनों डायरेक्शन में, तोड़ने की और बनाने की दिशा में यूज कर सकते हो। तो जो पाथवे हैं मेटाबॉलिक पाथवेज मोस्टली एम्फीबॉलिक होते हैं, दोनों दिशा में यूज हो सकते हैं। लेकिन जब रेस्पिरेशन करोगे तो किधर यूज कर रहे हो? तोड़ने की तरफ यूज कर रहे हो। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? कैटाबोलिक है। रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? एम्फीबॉलिक है। मतलब जो रास्ता है वो ब्रेकडाउन में भी यूज होगा, बायोसिंथेसिस में भी यूज होगा। लेकिन जब आप रेस्पिरेशन प्रोसेस करोगे तो वो रास्ता सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज होगा। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है? और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शंस कराते हैं। एंजाइम को डायरेक्शन देने के लिए एक ही चीज है कि आप नेचुरल तरीके से चीज हटाते रहो, वो अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे केमिस्ट्री का? ली चैटरी लगा लो। ठीक है, क्लियर, सही है। तो हमने कुछ बातें यहां पर लिखी, उसको लिख देते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे समझ में आ गया, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे जो, अच्छा उसके बाद हम लिख सकते हैं यहां पर कि इनमें क्या होते हैं, मैनी रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल आर रिवर्सिबल। क्या होते हैं? रिवर्सिबल। आपको नहीं पता, मैं समझाता हूं। देखो, कितने बच्चों ने पढ़ा है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं? कितने रिएक्शन है? 10 रिएक्शन है, ठीक है, 10 रिएक्शन है, ठीक है। अगर मुझे पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाना है, इस 10 में से 3 एंजाइम ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। 3 एंजाइम ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल है, उसके नए एंजाइम चाहिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया। नया ग्लूकोज हमेशा कब बनेगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो पायरुविक एसिड से आप वापसी ग्लूकोज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेम 10 एंजाइम नहीं लगेंगे, 7 इसी के यूज हो जाएंगे, 3 अलग लगेंगे, ठीक है। अब क्या किया नेचर ने? नेचर ने देखा कि जिस सेल में ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है उसी में वो 3 रखे होंगे। मान लो लिवर सेल को करनी है, हेपेटिक सेल को, तो उसको दे दिए वो 3 एंजाइम। स्किन सेल को नहीं करनी, उसको नहीं दिए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं लॉजिकली? समझ में आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से 10 रिएक्शन है, ठीक है। पहला, तीसरा, 10वां इरिवर्सिबल होता है। और वो इरिवर्सिबल स्टेप बताता हूं कौन सा है 10वां, पीपी से पाइरुवेट। सही है, जो C4 साइकिल में था, याद है? वहां क्या था? पाइरुवेट से पीपी। यस, समझ आ रहा है? तो पहला, तीसरा, 10वें स्टेप का एक नया एंजाइम चाहिए तो वापसी जा पाएंगे। और ये नया एंजाइम हमने क्या बॉडी के सारे सेल को दे दिया? नहीं। जिसको ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है, लिवर की जिम्मेदारी है ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन रखने की, सही है, तो उसको दो फिर वो, ठीक है। सबको बिना बात के देके क्या फायदा जब यूज नहीं करेगा तो। क्लियर है? तो मैनी रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो लाइन लिखना चाहता हूं वो लिख रहा हूं। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस इज कैटाबोलिक, बट रेस्पिरेटरी पाथवे, हाँ भाई, रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक। मतलब दोनों तरफ यूज होंगे। नोट करिए, आगे चल रहे बच्चे। ये जो पढ़ा रहा हूं ये बेसिक है चीजें समझने के लिए, नहीं तो आप क्या करोगे, सिर्फ रिएक्शंस याद करोगे
सिर्फ क्या करोगे, रिएक्शंस याद करोगे और आगे चले जाओगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, रिलेट नहीं होंगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में। लिख लिया? जल्दी करो। चलिए, चले आगे। आओ, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जल्दी। जल्दी। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब रिएक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। C3 साइकिल को भी मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे, C4 साइकिल को भी क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे सब जगह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कोई पाथवे कहां होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, उसका एंजाइम वहां प्रेजेंट है। अगर मैं कहता हूं ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर उसके क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम वहां प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे हो रही रिएक्शन। आगे आ जाओ, हेडिंग डालो। ये अगर लिख लिया सबने, लिख लिया? चलिए, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी, और मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं। आप सुने ध्यान से। सबसे पहली चीज, हमारे पास ऐसी थिंकिंग भी है, और ऐसा आप एड्स भी देखते हो, और आजकल लोग रील बनाने में बहुत माहिर हैं इन चीजों में, कि ये खा लेंगे तो इससे ये हो जाएगा, वो खा लेंगे इससे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुन लो अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले सुनो, एक एड आती थी सोना चांदी च्यवनप्राश की, ठीक है। गोल्ड हमारी बॉडी में एनर्जी को लेके कोई काम नहीं करता। आप कितना भी गोल्ड खा लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप चांदी खा लो, कोई फायदा नहीं होगा। समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए गोल्ड इनर्ट है, तो इसीलिए बायोटेक में गोल्ड के पार्टिकल पे डीएनए कोड कर रहे हैं। अगर रोल होता तो हम गोल्ड को यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है? बायोटेक में करते हैं ना, बायोलिस्टिक में। हाँ, अब सुनो मैं जो बोलने चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपने ये प्लास्टिक है, ये खा लिया, ठीक है, पेन खा लिया आपने। क्या होगा एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है कि ये प्लास्टिक का मॉलिक्यूल जो है इंटेस्टाइन बिल्कुल एब्जॉर्ब ना करे, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे बाहर कर देगा। पहला पॉइंट ये है। ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया, तो किडनी ने अगर फिल्टर कर दिया तो ये यूरिन से बाहर चला जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई। और अगर किडनी ने फिल्टर नहीं किया तो ये ब्लड में ही रहेगा, और ब्लड इसको जाकर कहीं पे पार्क कर देगा। जहां पार्क करेगा गलत तरीके से, वो जगह बंद हो जाएगी, वहां डिजीज हो जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, लॉजिकली समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी कैसे काम करती है कि हमने कोई भी चीज खाई, वो ब्लड में गई, ब्लड से जाती है वो सेल के पास। सेल के पास क्या है, ऑलरेडी पहले से रिएक्शंस प्रेजेंट है। सेल किसी चीज के लिए कोई नया रिएक्शन नहीं बनाता कभी भी। सारे सेल्स में जीन है, ये तय है पहले से
कि हम इन इन चीजों को यूज कर सकते हैं। कोई नई चीज आएगी, सेल उसके लिए कभी तैयार ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, हर सेल के अंदर कुछ गिवन सेट ऑफ रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस के अनुसार अगर वो चीज एंटर कर जाती है तो एनर्जी बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं गोल्ड को अगर किसी तरह से सेल के अंदर पहुंचा भी दूं, तो गोल्ड यूज करने के लिए सेल के अंदर कोई रिएक्शन है ही नहीं। अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो यूज नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों को लगता है कि हमने टीवी में देखा वो लोहा खा रहा था तो उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मान के चलो, अगर हम जो चीजें खाते हैं, बोलते हैं इसको खा लो ये फायदा होगा, दे आर नथिंग बट कुछ रिएक्शंस के एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है नेचर में जो सेल के अंदर जाए और बहुत एनर्जी दे दे, जिसके लिए सेल, आप सोचो ध्यान से, सेल ने किसी चीज के लिए रिएक्शन रखा हुआ है और लाखों सालों से आज तक वो उसे मिला ही नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हैं, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी पाथवे बोलते हैं, वो रिएक्शन कोशिश करते हैं कि उसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट एंटर करें। कौन एंटर करे? कार्बोहाइड्रेट एंटर करे। और आपको पता है जब डाइजेशन होता है तो तीन मेन कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो कहीं ना कहीं इन रिएक्शंस में यही एंटर करते हैं। दूसरी चीज, इन रिएक्शंस में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अमीनो एसिड भी एंटर करके एनर्जी बना सकता है। क्या कर सकता है? एनर्जी बना सकता है। मेरी बात समझो ध्यान से। तो सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, या बोल सकते हो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, आप समझो, ये एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है, ऐसा नहीं कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है जैसे पायरुविक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये सब इन रिएक्शंस में एंटर करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है कि कार्बन का वो कंपाउंड जो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रिएक्शन में घुस सके और एनर्जी बना सके। पर सेल तय करेगा मैं किसे लूंगा। सेल ने तय कर रखा है मैं कार्बोहाइड्रेट यूज करूंगा। आपने क्या किया? आपने फास्ट रखना शुरू कर दिया। आपने फास्ट रखना शुरू कर दिया, इसका मतलब बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो सेल ने कहा अब क्या करेंगे? क्या कहा, चलो फैट तोड़ते हैं। तो फैट को तोड़ के इनमें घुसाएगा। मान लो आप और भूखे रह रहे हो, तो वो क्या करेगा? अब दीवारें तोड़ेगा। मतलब क्या होता है? प्रोटीन लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब क्या हुआ? वो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बहुत जरूरी चीज है। तो प्रोटीन लास्ट में तोड़ी जाती है। और प्रोटीन तोड़ी कहां से जाए? जहां पर प्रोटीन एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वहां पर मसल नई नहीं बनती, उन्हीं मसल का वॉल्यूम बढ़ा है बिकॉज ऑफ प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो उनको वहां से निकाल लो, उनका वॉल्यूम कम कर लो। इसीलिए जब फास्ट करेंगे बहुत लंबे समय तक, पहले खत्म होगा शुगर, ग्लाइकोजन खत्म होगा 2 दिन में, फिर फैट खत्म होंगे, फिर प्रोटीन टूटनी चालू हो जाएगी। ये क्लियर है? और प्रोटीन को तोड़ने की जिम्मेदारी लिवर की है। लिवर एक कोशिका है, सेल है, उसके अंदर ऐसे रिएक्शन होते हैं कि वो प्रोटीन को यूज करा सके। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट सब घुस सकता है। कौन नहीं घुस सकता? विटामिन। विटामिन क्या है बेटा? एनर्जी नहीं बनाते, रिएक्शंस में हेल्प करते होंगे, एनर्जी नहीं बनाते, जबकि विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं। दूसरा, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी इन रिएक्शंस में कभी एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हॉर्मोन्स की खास बात क्या है? हॉर्मोन्स बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं। उतनी कम कंसंट्रेशन की चीज से आप एनर्जी बनाओगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये कुछ ऐसा है कि सब्जी कटोरी भर के खा रहे हो, अचार थोड़ा ही खाओगे। तो हार्मोन इज लाइक अचार, इतना कम है कि थोड़ा टेस्ट दे सकता है, पर आप उसको सब्जी की तरह नहीं खा सकते। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हार्मोन ब्लड में बहुत कम कंसंट्रेशन में है, आप उससे ऊर्जा नहीं बना सकते। तीसरी चीज है मेरे पास मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, आप इनसे भी एनर्जी नहीं बना सकते। क्लियर है? इसके अलावा पानी, पानी एनर्जी कभी नहीं बनाता है।
तो ये चार चीजें हैं जो एनर्जी नहीं बना सकती। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इनसाइड सेल हमारे पास क्या है? सम सेट ऑफ रिएक्शंस हैं। बोलो, सम सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पाथवेज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं उसको? रेस्पिरेटरी पाथवेज बोल रहे हैं। तो ऑल कार्बन कंपाउंड जो उनमें एंटर कर सकता है, ऑल कार्बन कंपाउंड जो उनमें क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है। एंटर कैसे करेगा? वो कन्वर्ट होके, विच कैन एंटर इनटू दीज रिएक्शंस, उन्हीं को क्या बोलोगे? उनको क्या बोलोगे बेटा? उनको क्या बोलोगे? नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और वो कौन कौन है बताओ? वो कौन कौन है? क्या एग्जाम्पल है उसके? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, फैट और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, या अमीनो एसिड लिख लेते हैं, प्रोटीन डायरेक्ट नहीं जाएगी, अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। और कौन एनर्जी नहीं बनाते? नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो। दो चार बच्चे जो मान नहीं रहे भी, कोई बात नहीं, कुंभ का मेला थोड़ी है 12 साल में आएगा, हर साल आता ही है। नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या आएगा? मिनरल्स, हाँ, विटामिन्स और हॉर्मोन्स, वाटर। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, इसका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का आ सकता है, जैसे ये नीचे लिखा, विच इज नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नियासिन विटामिन होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड फैट, फ्रक्टोज शुगर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है, क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? मैं जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है लाइन लगा रहा हूं। इंसुलिन हार्मोन है? नहीं होगा, है ना? इंसुलिन हार्मोन है? नहीं है। यस, इंसुलिन नहीं है। कैल्शियम नहीं है। ये अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड। ये विटामिन है, B1 है ये, ठीक है। पायरुविक एसिड ये है, पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड, सुक्रोज, ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? इसका सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा। ये एक मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होता है कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कौन है नहीं है। वैसे वो नाम पूछेगा ऐसे, और उस नाम के जैसे इंसुलिन नहीं है क्योंकि हार्मोन है, ग्लूकागोन नहीं है जबकि दे आर पेप्टाइड हार्मोन। सही है? ये नहीं है। क्लियर? सही है। T3 T4 नहीं है। सही है। क्लियर? एनर्जी नहीं बनाएगा। क्लियर? ठीक है, नोट करिए। बाकियों को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्यों बनाया हमने? जैसे ग्लूकोज को क्यों नहीं रखा? हम खराब कंडीशन के लिए तैयार हैं। अगर ग्लूकोज नहीं है तो कम से कम कहीं से तो एनर्जी आ जाए। सही है। और दूसरा, आपने गलती से क्या किया, आपको शादी में जाने को मिल गया, किसी ने कार्ड दे दिया आपको गलती से, तो आपको दो चीज मिल गई वहां पर, एक चिकन मिल गया और एक पनीर मिल गया। आपने 4 दिन का पनीर वहां खा लिया, ठीक है। अब वो पनीर से कुछ फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपकी बॉडी का एक नियम है कि इतना ही अमीनो एसिड उसे चाहिए। उससे ज्यादा अमीनो एसिड में क्या करेंगे? उसका अमीनो ग्रुप निकालेंगे, कार्बन चेन से एनर्जी बनाएंगे। तो जो काम ग्लूकोज कर सकता था वो काम कौन कर रहा है? पनीर कर रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ आपको, ठीक है। पर यह है कि हाँ, सामने वाले का नुकसान आपने कर लिया, आप खुश हो इस बात से, है ना? इस बात से आप खुश हो कि सामने वाले का हमने अच्छा नुकसान किया है ना? हाँ, हमारी शादी में भी आया था, 2 प्लेट एक्स्ट्रा लिया था उसने, हमने बराबर बदला लिया, है ना? हाँ हाँ। बस एक चीज है, आइसक्रीम नहीं मिली, वो और मिल जाता तो मैं और नुकसान कर देता। नहीं, हाँ, आइसक्रीम हमें कितना नुकसान करे उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए बस, है ना? हाँ बेटा, मैं शादी में नहीं जाता है ऐसे, ठीक है। मेरे को बहुत खराब लगता है, एक तो जबरदस्ती देख के स्माइल करना पड़ता है लोगों को, है ना? हाँ,
ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहे जिनके फोन नहीं उठाए कुछ दिन से। क्लास में फोन कैसे उठाए? फिर उनको बताना पड़ता है फोन खराब खो गया था हमारा। ठीक है। हाँ, रिचार्ज नहीं था हमारे पास। झूठ बोलना पड़ता है सबको। और फिर वो सीधे पकड़ के बोलते हैं कि ये देखो मेरा मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है नीट की, है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक कोचिंग में कराए हैं दिल्ली में। हाँ, नहीं नहीं, एक कोचिंग में कराए हैं। और बेटा बात करो एक बार, बताओ सर को। तो उससे पूछो से कुछ नहीं आता है ना। हाँ, ये हाल है। हाँ, सीरियसली बता रहा हूँ। वो सिर्फ इतना बोलते हैं बहुत अच्छा है। अब उसको ये कैसे बताऊं पेरेंट को कि अभी 4 लेवल बाकी है। पहला, बेटे को समझ आना चाहिए क्या पढ़ना है। दूसरा, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, दूसरा पेरेंट को समझ आना चाहिए। तीसरा, उसको सब्जेक्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। चौथा, वो इंप्रूवमेंट साल भर में होगी, फिर वो एग्जाम निकलेगा। अभी बहुत लेवल बाकी हैं। बेटा भी उसी लेवल पे है जिसको ये पता है कि मोल कॉन्सेप्ट का एक चैप्टर है और ये 2-3, उसको कुछ नहीं पता। और आगे उसको ये भी नहीं पता कि आगे रेस्पिरेशन जैसे भी चैप्टर आने वाले हैं। मैं उसको क्या बताऊं, है ना। जैसे आप लोग क्या है नहीं पढ़ रहे हो, एक अलग चीज है, आपको सिलेबस तो पता है ना। हमारे पास तो वो आ रहे हैं जो जिनको ये भी नहीं पता कि अब क्या होना है। दिक्कत ये है और नहीं। और वो नंबर भी ले जाते हैं फिर, फोन फोन नंबर। हाँ नहीं नहीं, नंबर ले जाते हैं, फोन नंबर। और फिर कहते हैं बेटा कुछ दिक्कत होगी तो अंकल को कॉल करना, ये बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा भाई। मैं क्या करूंगा, 2 वीडियो भेज देता हूँ, ये देख लो। वो ना वीडियो देखता ना कुछ। ये सिचुएशन है, लिख लो चलो। है बेटा, इतना आसान होता तो मेरे घर में कम से कम मैं 40-50 डॉक्टर घर में बना लेता। इतना आसान, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है। घर में एक आध है। मैं अपने बेटे को छोड़ के बाकी किसी और को जरूर बनवा लूंगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। बहुत बहुत खराब सिचुएशन है कंट्री की। एक्चुअल में क्या सिचुएशन आपको बताता हूँ। या तो बन के कंट्री से बाहर निकल जाओ तो ठीक। यहां रुक गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है। एमबीबीएस करते करते ही या करते ही फर्स्ट ईयर जैसे आप लगोगे ना जाके जॉब में, आपको ये एहसास दिला दिया जाएगा कि आप किसी लायक नहीं हो। और जो नर्स वर्स होगी वो इतना डांटेगी, सीनियर डॉक्टर इतना लताड़ेगा कि आपको, हाँ वो होता ही है, कोई इज्जत नहीं होती एमबीबीएस की। सच बता रहा हूं मैं। उनकी इज्जत घर के बाहर है सिर्फ, रिश्तेदारों में, और वहां हॉस्पिटल में कोई इज्जत नहीं है। तो जो इज्जत कमाने में और 5-7 साल लग रहा है, एफर्ट है। पर हाँ, ये चीज भी मान लो, किसी भी सिटी के सबसे महंगे एरिया में 2 ही लोगों के घर हैं, या तो डॉक्टर या आईएएस। आईएएस का कैसे आया वो एक गलत कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर का कैसे आया वो तुम समझ सकते हो। ठीक है चलो, आप भी देखो सबसे ज्यादा, बस इतना ही पड़ेगा।